Hello students, welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. हरमिंदर। हम +1 के फर्स्ट चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करने एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड। जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको क्लियरली फॉलो करो। जो भी पैटर्न है वो आपने ध्यान रखना है एंड बार बार अपनी थ्योरी को रिवाइज करना है। ठीक है, so let's start. The first question: nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? That means कि क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी यूनिवर्सल रूल हैं उनमें से कौन सा रूल के ये खिलाफ है। दैट मीन्स विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो अगर मैंने क्वेश्चन सही समझा है तो डेफिनेटली आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। यू विल नॉट हैव टू वरी, जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट. The first word on a biological name represents the genus and the second is specific epithet. Yes, it is correct. हमने यही सीखा है कि जीनस फर्स्ट होता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी ऑप्शन: The names are written in Latin and are italicized. Yes, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि कार्लस लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जो लैंग्वेज चूज की थी दैट वाज लैटिन, क्योंकि उसे लगा था लैटिन एक डेड लैंग्वेज है एंड इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है एंड उसे ये लैंग्वेज पसंद भी थी। सो ही यूज्ड लैटिन फॉर ऑल द नेम्स एंड जब हम उसको लिखते हैं तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं। दैट इज इवन अ करेक्ट आंसर। सो बी इज ऑप्शन करेक्ट। सी: व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ये भी पॉइंट क्लियर है कि जब भी हम हाथ से लिखते हैं तो हम इटैलिक्स तो नहीं लिखते, वी अंडरलाइन दी वर्ड्स सेपरेटली। अब बची डी ऑप्शन: biological names can be written in any language. No, they cannot be written in any language. The language is specified. So D is the correct answer for first question. Right? So next move on to the second one. Second question: the reason of diversity in a living being is. अब लिविंग बीइंग में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? ए, म्यूटेशन। अभी म्यूटेशंस क्या होती है मुझे पता होना चाहिए। म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस। सो सडन चेंजेस की वजह से डाइवर्सिटी होती है बट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी। सो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी, ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस से डाइवर्सिटी नहीं, वेरिएशंस आती हैं। सो बी इज नॉट वेरी एप्ट। यस, ग्रेजुअल चेंजेस बट फॉर लॉन्ग टाइम विल लीड टू लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, और ये जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस है, सी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट रीजन है डाइवर्सिटी का। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस है ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन: होम्योस्टेसिस इज। होम्योस्टेसिस है क्या? अब हमने पढ़ा था होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस इज मेंटेनेंस। बेसिकली हमने मेंटेन करना है सेम। सो अब इस वर्ड का मीनिंग अगर मुझे आता है तो आंसर डेफिनेटली आता है। लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन: अ टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट। नो, अगर हम एनवायरमेंट के साथ चेंज होते हैं तो वी डोंट हैव होम्योस्टेसिस। हमें मेंटेन करना है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज नॉट होम्योस्टेसिस। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये टेंडेंसी है कि हम बिना चेंज किए उस सिचुएशन को टाई ऑफ कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। सी, डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, ये नहीं है होम्योस्टेसिस। प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी, ये भी होम्योस्टेसिस नहीं है। दिस इज अ वेग आंसर। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। नेक्स्ट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी।
अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, कैन नॉट बी, यानी कि कोई ऐसी चीज जो रिप्रोडक्शन का पैरामीटर नहीं है। ए सेक्सुअल, लेकिन हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन तो ए सेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। सो ए इज द करेक्ट वन। बी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, जो लिविंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट स्टिल ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैं बी को भी करेक्ट आंसर मानूंगी। ठीक है। सी, सिनोनिमस ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ से सिनोनिमस नहीं है। मल्टीसेल्युलर में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ डिफरेंट है। यूनिसेल्युलर्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम है, क्योंकि यूनिसेल्युलर्स के केस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है तो वो 1 से 2 हो गए, दैट इज रिप्रोडक्शन, और वही उनका नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए उनकी ग्रोथ भी हो गई। ठीक है। सो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये टर्म सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ, लेकिन यूनिसेल्युलर में, नॉट इन मल्टीसेल्युलर। सो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एंड देख ले, अ फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको ये हिंट दिया था कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सेप्शन है। जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं वही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब प्रॉपर्टी होना, डिफाइनिंग फीचर मतलब या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो जो सब में होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सेप्शन, यानी कि उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिज्म में, सो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट नहीं होता। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रेप्लिकेट, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। सी, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्कर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये चीज हम क्यों कहते हैं, देखो जो वर्कर बीज हैं दोज आर स्टेराइल इन नेचर, यानी कि वो आगे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या, वो लिविंग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। सो वर्कर बी वाला एग्जाम्पल एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, अब हम सिक्स्थ पे जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग डैश एक्सेप्शन। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं तो एक ही फीचर बहुत क्लियरली हमारे दिमाग में आता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसमें कोई भी एक्सेप्शन कभी हुआ ही नहीं, कोई भी एक्सेप्शनल बात नहीं है। तो अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं, इन 4 ऑप्शन से बी ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7th question. If we define coma patient under living category, हम living patient की तरह ही ट्रीट करते हैं कोमा पेशेंट को। Which of the following will not be a supporting feature to him or her? अब देखो, ये चीज हमने लेक्चर में बार बार डिस्कस की है। पिछले क्वेश्चन में यही चीज हमने दूसरे वे में पूछी थी, पिछले क्वेश्चन नहीं, पिछले लेक्चर में इसी तरह का एक सिमिलर सा क्वेश्चन भी मैंने पूछा है आपसे। बेसिकली अगर मैं कोमा पेशेंट की बात करूं तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस खुद ब खुद अंदर चल रही होती हैं, उसमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। लेकिन
उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा। सो अगर हम कहते हैं कि लिविंग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है, तो कोमा पेशेंट ऐसा पेशेंट है जिसमें ये एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कोमा पेशेंट इस एक्सेप्शन की वजह से सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं काउंट करवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि कोमा पेशेंट में बाकी चीजें तो है बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 8 ICZN। अब इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां पे हमने कोड्स डिस्कस किए थे। हमें पता है IC इज फॉर इंटरनेशनल कोड, Z is for zoological, ठीक है, and N is for nomenclature. So C is the correct answer, which say it is international code or zoological nomenclature. Next, 9. Name of the author is not written in which of the following way. अब ऑथर, अगर मैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की तरफ वापस जाऊं तो हमने क्या डिस्कस किया, 2 नेम लिखने हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, एंड उसके बाद हमने जिसने ये नेम दिए हैं उसका नाम भी लिखना, ठीक है। ये पार्ट हमने डिस्कस किया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखती हूँ, सारे रूल्स याद में रखती हूँ, तो फिर मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए। ए, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, हमें पता है कि हमने साइंटिस्ट का नाम हमेशा स्पीशीज के बाद लिखना है, सो ए इज द करेक्ट वन। इन एब्रीविएशन फॉर्म, यस ये भी करेक्ट है, हमने कभी भी साइंटिस्ट का नाम पूरा नहीं लिखा, हमने सिर्फ एब्रीविएशंस में लिखना है। जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था मैंगिफेरा इंडिका का, उसमें हमने क्या लिखा था, इट्स मैंगिफेरा इंडिका डॉट लिन, LINN, तो वहां पे हमने एब्रीविएशन यूज किया, हमने लीनियस नहीं लिखा है। सो इवन बी इज करेक्ट। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम इज साइंटिफिक नेम के बाद लिखना है, सो ये भी करेक्ट है। रिटन इन इटैलिक्स इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने क्लियरली मेंशन किया था कि बायोलॉजिकल नेम ही इटैलिक्स में होगा, जो साइंटिस्ट का नेम है वो हमने रोमन में ही लिखना है, राइट। सो डी इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये किसकी इंडिकेशन है? अब देखो ये हायरार्की है, हायरार्की। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि प्लांट ऑप्शन है, एनिमल्स ऑप्शन है, दोनों है या बैक्टीरिया। अब देखो फर्स्ट थॉट में ये लग सकता है कि ये हायरार्की बोथ ए एंड बी के लिए अप्लाई होती है, बट याद रखो कि हमने जब हायरार्की डिस्कस की थी तो मैंने कहा था एक पॉइंट पे हायरार्की प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिफर करती है, एंड दैट पॉइंट इज बिलो किंगडम। यस, किंगडम के नीचे अगर हम फाइलम लिखते हैं तो वो एनिमल्स को इंडिकेट करता है, और अगर मैंने उस फाइलम की जगह यहाँ पे डिवीजन लिखा होता तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता, प्लांट्स की तरफ, ठीक है। बाकी सारी हायरार्की सेम है। सो द करेक्ट आंसर इज कैटेगरीज ऑफ एनिमल। हमारा 11th क्वेश्चन, लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन फॉर रेफरेंस इन विच ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बोटानिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन्स, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉरेस्ट। एंड हमने टैक्सोनॉमिकल एड में बोटानिकल गार्डन्स पढ़े हैं, बाकी सारे सिर्फ मिसनोमर या मिसलीडिंग है बोटानिकल टर्म के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बोटानिकल गार्डन्स। नेक्स्ट 12th, डाइकोटिलिडनी रिप्रेजेंट्स। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको समझने के लिए मुझे सफिक्सेस वाला चार्ट याद होना चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज क्लास, राइट। 13th क्वेश्चन, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ। अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमने जहां पे म्यूजियम्स की बात की थी हमने क्या पढ़ा था, म्यूजियम्स में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। अब ए ऑप्शन प्लांट के लिए है, बी ऑप्शन एनिमल्स के लिए है, लेकिन हमारे पास सी ऑप्शन है जहां पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी,
एंड डी ऑप्शन देखें तो इसमें माइक्रोब्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन माइक्रोब्स को हम म्यूजियम्स में नहीं रखते, ठीक है। सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है माइक्रोब टर्म की वजह से, एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, की इज यूज्ड फॉर। अगर मैं की बात करती हूं तो की क्या है, एक ऐसा कपलेट जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एंड ये आइडेंटिफिकेशन हम दोनों कैटेगरीज पे अप्लाई करते हैं, प्लांट्स पे भी एनिमल्स पे भी, ठीक है। सो ए एंड बी ऑप्शन गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टर्म है नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इसकी वजह से मैंने ए एंड बी ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया। अब सी एंड डी में दोनों में ही आइडेंटिफिकेशन टर्म लिखा है एंड आइडेंटिफिकेशन इज करेक्ट, सो की का काम है आइडेंटिफाई करना। बट डी ऑप्शन में सिर्फ एनिमल मेंशन है एंड सी ऑप्शन में प्लांट्स एंड एनिमल मेंशन है, सो हमारा एप्ट आंसर हो जाएगा सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन, की एट अ टाइम शोज। की क्या करता है एक टाइम पे। अब हमने की के साथ क्या पढ़ा है, की कपलेट है, ठीक है। कपलेट में दो ऑप्शंस है, यस और नो। दैट मीन्स अगर एक को मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो दूसरे को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, यही ध्यान में रखना था हमने की के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, ए एक्सेप्टेंस ऑफ वन कैरेक्टर, यस यही होता है। बी एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर, नहीं, हम एक टाइम पे एक ही फैक्टर को एक्सेप्ट करते दूसरे को रिजेक्ट करते। सी रिजेक्शन ऑफ अनदर फैक्टर या अनदर कैरेक्टर, सो सी इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट, बट बी इज नॉट करेक्ट, सो हमारा डी ऑप्शन is the apt option which contains both A and C. Next 16. Felidae and Canidae are included in order. Now this is straightforward NCERT questions जहाँ पे हम hierarchy डिस्कस कर रहे हैं, taxonomical categories डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स में ही इनको मेंशन किया है अंडर दी ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। So this is a factual answer and the answer is A, carnivora. Next 17th question, classes together form dash in plants. अब अगर मैं classes की बात करती हूँ तो classes मिलके क्या बनाएंगे, division। अब यहाँ पे confusion क्यों होना था, क्योंकि हमारे पास दो similar zone के words हैं, phylum and division, ठीक है। हम फाइलम एंड डिवीजन में फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है एंड डिवीजन प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर किसके बेस्ड होना चाहिए था, प्लांट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, डिवीजन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कैन बी स्टडीड बाय द मीन्स ऑफ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इंडेक्स पढ़नी है हमने प्लांट स्पीशीज की एक एरिया में। जब मैं एक एरिया में प्लांट की बात करती हूँ द टर्म इज फ्लोरा, एक एरिया के एनिमल्स की बात करती हूँ इट इज फौना। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं दीज आर जस्ट मिसलीडर्स, सो हमारा करेक्ट आंसर इज डी, फ्लोरा। 19th क्वेश्चन, व्हाट डज नॉट होल्ड ट्रू विथ स्पीशीज। स्पीशीज के लिए क्या चीज सही नहीं है, A, group of individual organisms. B, having fundamental similarities. C, having morphological difference. D, each genus has only one specific epithet. अब देखो ऊपर वाले तीनों कैरेक्टर्स एकदम करेक्ट है, जो स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। We talk about the genus Panthera, ठीक है। हमारे पास तीन ऑप्शन है, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। अब टाइगर के लिए हम बायनॉमियल नेम लिखते हैं Panthera tigris, so the genus is Panthera and the species is tigris. Second option is Panthera leo, genus is Panthera and species is Leo for lion, and Panthera pardus, genus is Panthera and pardus is for species of leopard, ठीक है। अब जीनस एक है लेकिन अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट है, सो डी इज द इनकरेक्ट वन। सो नॉट ईच जीनस हैज ओनली वन स्पेसिफिक एपिथेट,
each one genus can have a lot of specific epithets. ठीक है, because genus is a collection of species. Next, D. हमारा last and 20th question, which of the following is matched incorrectly? अब ये एग्जाम्पल भी फैक्चुअल एग्जाम्पल है. मैंगीफेरा इंडिका इज करेक्ट, पैंथेरा ट्यूबरोसम इज इनकरेक्ट. देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल यूज किया था. पैंथेरा के साथ हमने 3 स्पेसिफिक एपिथेट्स यूज किए थे, लियोपार्डस एंड टिग्रस. ट्यूबरोसम इज फॉर प्लांट स्पीशीज, ठीक है, एंड पैंथेरा इज एनिमल, सो ये मिसमैच है. बाकी सारे एग्जाम्पल्स करेक्ट हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. So this is end of the first chapter. Next time we'll meet with the new chapter, that is chapter 2 from +1, right? So keep watching, keep sharing and practice well.